वेलकम टू स्टडी ज्ञान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि लोकसभा के जो सदस्य हैं उनकी क्या क्या योग्यताएं हैं, उनका किस तरह चुनाव किया जाता है, उनका कार्यकाल कितना है। हम देखेंगे इनके अधिकार तथा शक्तियों के बारे में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है कि जो भारतीय संसद है उसका गठन राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर होता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 79 से लेकर 123 तक संसद के विषय में बताया गया है। संविधान के अनुच्छेद 79 में लिखा है कि भारतीय संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों को मिलाकर बनेगी, और दोनों सदनों के नाम होंगे राज्यसभा और लोकसभा। बात करते हैं इसके चुनाव के बारे में कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस तरह किया जाता है। तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। पहले मताधिकार की आयु 21 वर्ष की गई थी, किंतु 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसकी वर्ष आयु को घटाकर 21 की जगह 18 कर दिया गया, और जो 18 वर्ष का नागरिक है उसे मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। और संसद में कुछ स्थानों का आरक्षण भी किया गया है, जिससे कुछ जो वर्ग है अपने वर्ग के उत्थान के लिए कार्य कर सके। आगे बात करते हैं कि लोकसभा की रचना किस तरह होती है, जो कंडीशन होनी चाहिए और जो कंडीशन है उसके बारे में देखेंगे। तो जो कंडीशन होनी चाहिए उसमें बताया गया है कि लोकसभा में जो अधिकतम सीटें हो सकती है वो 552 हो सकती है, जिसमें निर्वाचन और मनोनीत के द्वारा होंगी। मनोनीत होंगे एंग्लो इंडियन के 2 सदस्य, और जो निर्वाचन होंगे वो 550 में राज्य के 530 और यूटी के यानी यूनियन टेरिटरी 20 सदस्य। अब बात करते हैं जो कंडीशन है उसके बारे में। तो लोकसभा में वर्तमान में 545 सीटें हैं, जिसमें पीओके की 5 है और निर्वाचन की है 543 और एंग्लो इंडियन की 2। तो जो निर्वाचित सदस्य हैं उनमें राज्य के 530 है और यूनियन टेरिटरी के 13 सदस्य हैं। तो इनके द्वारा इनकी जो रचना, संसद की रचना या लोकसभा की रचना होती है। और लोकसभा की रचना में एक पॉइंट और है, यदि निर्वाचन के द्वारा कोई भी 2 सदस्य या एक सदस्य निर्वाचित होकर आता है एंग्लो इंडियन का, तो यहाँ एक सदस्य कम मनोनीत किया जाएगा। यदि दोनों ही सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं तो इनमें एंग्लो इंडियन एक भी सदस्य मनोनीत नहीं किया जाएगा, क्योंकि एंग्लो इंडियन लोकसभा हो या राज्यसभा हो उनमें केवल 2 ही सदस्य होने आवश्यक है, चाहे वो निर्वाचित होकर आए हो या मनोनीत होकर आए हो। अब बात करते हैं कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, जिसके आधार पर वह उन लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्य माने जाते हैं। तो प्रथम जो योग्यता है वो है भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो जो व्यक्ति सदस्य बनना चाहता है। और अगली जो योग्यता है वो है संसद द्वारा निश्चित की गई योग्यता का पात्र पूरा हो। और अगली जो योग्यता होनी चाहिए वो है किसी लाभ के पद पर नियुक्त न हो। या लाभ का पद वो है जो जो सरकारी नौकरियां होती है। यहाँ लाभ का पद कोई भी नेता का पद नहीं होता, क्योंकि नेता का पद सेवा का पद है, सेवा भाव से किया जाता है। और जो नौकरी का पद है वो लाभ का पद है, और उसका नाम मतदाता सूची में होना आवश्यक है। और अगली जो योग्यता है वह गंभीर अपराध के लिए सजा न प्राप्त हो। अगली जो योग्यता है वो 31 जुलाई 1996 को पारित एक कानून के अनुसार लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक निर्दलीय उम्मीदवार जो किसी पार्टी की तरफ से न लड़े को अपना नाम 10 प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित करना अनिवार्य माना जाएगा। 10 प्रस्तावक जो उसके फेवर में हो कि यह सदस्य चुनाव लड़ने के लिए योग्य है, तो उसे 10 प्रस्तावकों की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं इनके कार्यकाल के बारे में कि कितना कार्यकाल होता है इनके लोकसभा के सदस्यों का। तो सामान्य तौर पर इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति इस कार्यकाल को समाप्त होने से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकता है और इन सभी सदस्यों को हटा सकता है। और ये कब होगा? जब प्रधानमंत्री उन्हें यह करने के लिए परामर्श देंगे। अनुच्छेद 352 के तहत यदि संकटकालीन काल घोषित हो जाता है तो ऐसे में लोकसभा का जो कार्यकाल है 5 वर्ष का, उसको 6 वर्ष कर दिया जाएगा, यानी 1 साल अधिक कर दिया जाएगा। कारण है कि उनकी जो शक्ति है उसका केंद्रीकृत करना। अब देखते हैं कि इनकी गणपूर्ति, यानी कि कब इनका जो सदन है वो कार्रवाई कब शुरू होगी, कितने सदस्य पर होगी। तो जो टोटल 10 सदस्य है तो उनमें से एक सदस्य होना अनिवार्य है, उसी के बाद सदन की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। अब बात करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में कि इनका किस तरह चुनाव किया जाता है, इनका क्या क्या कार्य है। तो जो आम चुनाव है उसके पश्चात लोकसभा अपने प्रथम अधिवेशन में अपने किसी एक सदस्य को अध्यक्ष तथा दूसरे अन्य सदस्य को क्या बनाती है? उपाध्यक्ष निर्वाचित करती है। अध्यक्ष लोकसभा के अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष
इस कार्यवाही को देखता है तथा सुचारू रूप से चालू रखता है। अब देखते हैं सदस्यों के विशेषाधिकारों के बारे में कि इनके पास कौन कौन से विशेषाधिकार है। तो जो प्रथम इनके पास अधिकार है वो है इनको भाषण देने और अपने विचार व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। इस कारण इनके खिलाफ किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि वह सदन में जो भी बोलते हैं वाक्य या अपने विचार, उनके ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती। अगली जो इनके पास विशेषाधिकार है वो है लोकसभा के अधिवेशन शुरू होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक इनके ऊपर किसी भी तरह के विवाद के संबंध में गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। अगला जो तीसरा इनका विशेषाधिकार है वो है इनको प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपए अपने चुनावी क्षेत्र पर खर्च करने के लिए मिलते हैं, जिसके द्वारा यह लुभानीय तरीके से अपने वोटरों को प्रभावित करते हैं तथा अगली बार विजय बनने के लिए कार्य करते हैं। आगे देखते हैं इनके सदस्यों के वेतन और पेंशन के बारे में। तो 50,000 मासिक वेतन मिलता है, 45,000 जो क्षेत्रीय भत्ता है वो मिलता है। दूसरा, अधिवेशन के दौरान तथा अन्य कार्यों के दौरान इन्हें 2,000 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं। अगला जो इनका वेतन या भत्ता है वो है 1 वर्ष में 1.5 लाख जो कॉल है वो मुफ्त मिलती है। यह कहीं भी कॉल कर सकते हैं, 1.5 लाख 1 वर्ष में। इन्हें डाक भत्ता, यात्रा की सुविधा और 20,000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलती है, जिसके द्वारा यह अपना जो जीवन यापन करते हैं तथा यह अपने सेवा के भुगतान प्राप्त करते हैं। आगे बात करते हैं विरोधी दल की मान्यता के बारे में। तो 2009 में गठित 15वीं लोकसभा चुनाव में भाजपा नेता श्रीमती सुषमा स्वराज विरोधी दल की मान्यता प्राप्त नेता थी, लेकिन जो 16वीं और 17वीं लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें विपक्षी दल मान्यता प्राप्त विपक्षी दल नहीं था। यदि चुनाव में विपक्षी दल बनना चाहता है कोई भी दल, तो उसे 10% वोट प्राप्त करनी अनिवार्य है, उसी के बाद वह विरोधी दल माना जाएगा। आगे बात करते हैं लोकसभा की शक्ति और कार्यों के बारे में। तो इनकी जो पहली शक्ति है वो है वैधानिक शक्तियां। लोकसभा का प्रमुख कार्य जनता की इच्छाओं के अनुरूप कानून का निर्माण करने का होता है। यहाँ संविधान में कानून निर्माण के संबंध में संसद के दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है, लेकिन किसी विधेयक को लेकर दोनों सदनों में यदि मतभेद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में लोकसभा राज्यसभा की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है। जब संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है, जिसमें संयुक्त अधिवेशन के दौरान लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं, न कि राज्यसभा के अध्यक्ष। आगे बात करते हैं इनकी अगली शक्ति के बारे में, जो कि है कार्यपालिका पर नियंत्रण के विषय में। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार कार्यपालिका मंत्रिपरिषद हर एक कार्य एवं नीति के लिए संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वह इनसे प्रश्न पूछकर निंदा प्रस्ताव, कामरों प्रस्ताव के द्वारा इनके ऊपर नियंत्रण रखते हैं, जिससे तानाशाह न बने। अब देखते हैं इनकी न्यायिक शक्ति कि इनके पास किस तरह की न्यायिक शक्ति होती है, वह इनका किस तरह प्रयोग करते हैं या यह किन के ऊपर यह प्रयोग करते हैं। तो लोकसभा राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग में भाग लेता है। यदि कोई सदस्य या व्यक्ति अथवा संस्था लोकसभा के विशेष अधिकारों का उल्लंघन करती है तो लोकसभा उसको दंड देने का अधिकार या शक्ति रखती है। लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित करती है, जिनके द्वारा यह न्यायालय के ऊपर भी नियंत्रण स्थापित रखते हैं। आगे है उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगाने का अधिकार राज्यसभा को है, किंतु इसको ऊपर फैसला लेने का अधिकार किसका है? लोकसभा का। यहाँ भी किसकी शक्ति ज्यादा है? लोकसभा की। आगे बात करते हैं इनकी अगली न्याय शक्ति के बारे में, जो कि है लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त, महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के खिलाफ दोषारोपण के प्रस्ताव पारित करती है, जिसके द्वारा इनके ऊपर भी नियंत्रण यह रखते हैं। आगे बात करते हैं इनकी वित्तीय शक्ति के बारे में कि इनके पास किस तरह की वित्तीय शक्ति होती है। तो जो लोकसभा है उसको व्यापक शक्ति प्राप्त है वित्त के क्षेत्र में। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं तथा कोई धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा द्वारा पारित किए गए धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा 14 दिन के भीतर अनुमोदन करना आवश्यक होता है। यदि वह राज्यसभा 14 दिन के अंदर इसका धन विधेयक पारित नहीं करती है तो धन विधेयक अपने आप पारित समझा जाता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति भी अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार वित्तीय क्षेत्र में लोकसभा को व्यापक शक्ति प्राप्त है। हाल ही में हमने देखा कि किस तरह जो बजट है वो लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, इस तरह ये प्रोसेस चली। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि लोकसभा में प्रस्तुत हुआ और जो राष्ट्रपति है उसको वह इसको अस्वीकार नहीं कर सकता तथा जो अध्यक्ष होता है वो ही इसको डिसाइड करता है कि यह धन विधेयक है या नहीं। अब देखते हैं इनकी संवैधानिक शक्तियों के बारे में। तो संविधान में लोकसभा एवं राज्यसभा मिलकर संशोधन करती है। इस विषय में दोनों सदनों को समान शक्ति प्राप्त है। यदि दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में
जो वह संशोधन है वह स्वयं ही रद्द हो जाएगा। आगे बात करते हैं चुनाव संबंधी इनके कार्यों के बारे में। तो लोकसभा अपने अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। लोकसभा निर्वाचन के द्वारा सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेते हैं और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं। आगे बात करते हैं इनकी विचारशील शक्तियों के बारे में। तो भारतीय संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए संपूर्ण देश की समस्या पर सदन के व्यापक रूप से विचार विमर्श किए जाते हैं। हमने देखा कि किस तरह जितने भी जो समस्या है या दोष है वो लोकसभा में ही देखे जाते हैं, क्योंकि यह लोगों का सदन है, यह लोगों के द्वारा निर्मित है तथा लोगों के लिए है। अब देखते हैं लोकसभा की वर्तमान स्थिति के बारे में। तो लोकसभा की व्यापक शक्ति को देखते हुए इसकी स्थिति का अंदाजा लगाना बड़ा सरल है, क्योंकि लोकसभा को प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में वास्तविक एवं महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है तथा प्रभावशाली है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि जब भी हम संसद के बारे में बात करते हैं तो यहाँ हमारा व्यवहारिक रूप से किसी के बारे में हम बात करते हैं तो हम लोकसभा के बारे में बात करते हैं, क्योंकि लोगों का सदन है, जैसा कि बताया गया लोगों का सदन है, लोगों के द्वारा चलाया जाता है तथा लोगों के लिए है। तो संसद यानी लोकसभा। तो आज की वीडियो में हमने बात करी लोकसभा के बारे में, और लोकसभा में हमने देखा कि इनके पास किस तरह की शक्तियां प्राप्त होती है तथा यह अपनी शक्तियों के द्वारा किस तरह नियंत्रण रखते हैं कार्यपालिका पर, न्यायालय पर, और किस तरह इनके चुनाव के द्वारा यह अपने अधिकारियों के ऊपर भी नियंत्रण रखते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।